तो गाइज स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। गाइज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, सभी चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में विचार आता है कुछ इस वीडियो के बारे में तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज़ ये फ्री टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक इट विद गुप्ता के नाम से। यही चैनल आपको इसी चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं 7 मार्च के डेली करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो आप हर वीडियो को अंत तक जरूर देखते चल जाइएगा। और इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगी, या नोट्स आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स बनाने में आपका जो टाइम इन्वेस्ट होगा, जो टाइम लगेगा, वो आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करने में यूज़ कर सकते हैं। गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए, अपर पीसीएस के एग्जाम के लिए, एफआरओ के एग्जाम के लिए और आरओ सचिवालय के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है फरवरी 2023 के महीने की। मार्च में हम देखते हैं कि मार्च में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है, तो इस वजह से मार्च का महीना थोड़ा ठंडा हो गया है। लेकिन जिस टाइम पे गर्मी बढ़नी शुरू हुई थी तो फरवरी में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी थी, और फरवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना माना गया है। तो वार्मेस्ट मंथ माना गया है फरवरी को। तो फरवरी 2023 आईएमडी का कहना था कि हैड बीन द वार्मेस्ट सिंस 1901। तो 1901 के बाद से सबसे गर्म महीना रहा है, जिसमें एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 29.54 डिग्री सेल्सियस रहा है। फरवरी को स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु का महीना कहा जाता है, और साथ ही साथ एक ठंडा महीना विंटर मंथ भी माना जाता है आईएमडी के द्वारा। इसमें टेम्परेचर जो है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। इट इज़ ऑल्सो apparent that there has been a gradual rise with even minimum temperatures scaling new heights। और अब धीरे धीरे ये पाया जा रहा है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के वजह से हो, पोल्यूशन के वजह से हो, कि धीरे धीरे जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है, और जो गर्मी है वो तो बढ़ती जा ही रही है। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर वो 1.73 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है नॉर्मल से, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 0.81 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है यूजुअल से। जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ईस्टर्न पूर्वी इलाका है, सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, सब जगहों पे अब नॉर्मल टेम्परेचर्स हैं, यानी कि गर्मी ज़्यादा है सब जगह पे। हीट वेव्स ड्यूरिंग मार्च से मई के महीने में ज़्यादातर हिस्सों में देखी जा रही है, चाहे वो आर लाइकली ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला और कोस्टल कर्नाटका। इन जगहों को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए, उत्तराखंड को, हिमाचल को, क्योंकि ये पहाड़ी जगह है, केरला को छोड़ दो, कर्नाटका को छोड़ दीजिए, और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए, बाकी पूरे भारत में हम पाएंगे कि हीट वेव आपको मिलेगी मार्च से मई के महीने में। हीट वेव क्या होती है? हीट वेव तब होती है जब अगर मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, या जो वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस अगर ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे चल रहा हो, तो हम वहाँ पे क्या कह देंगे कि वहाँ पर हीट वेव है। द सीयरिंग टेम्परेचर्स ओवर द ईयर्स हैव इम्पैक्टेड द यील्ड ऑफ व्हीट। और इस गर्मी की वजह से गेहूं की जो उत्पादकता थी, गेहूं की जो आप कह सकते हैं कि यील्ड था, वो कम हो गया है। इंडिया प्रोड्यूस्ड 106.84 मिलियन टन ऑफ व्हीट। अब इंडिया ने 106.84 मिलियन टन जो व्हीट है वो प्रोड्यूस करा है 2021-22 में 109.59 मिलियन टन से, जो कि 2020-21 में करा था। क्योंकि किस वजह से किया है ये? क्योंकि गर्म मौसम हमें वहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट आता है, गवर्नमेंट जो है वो सेलिब्रेट कर रही है बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जयंती पहली बार। तो संत सेवालाल महाराज जो कि 15 फरवरी 1739 में जिनका जन्म हुआ था कर्नाटका में, तो उनकी जयंती भारत सरकार मनाई जा रही है। ही इज़ कंसिडर्ड अ सोशल रिफॉर्मर। उनको एक समाज सुधारक माना जाता है, स्पिरिचुअल टीचर भी माना जाता है उनको बंजारा कम्युनिटी का। ये माना जाता है कि देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 10 to 12 करोड़। पूरे भारत में 10 से 12 करोड़ बंजारा पॉपुलेशन है। He travelled across the country with his Ladania troop to serve especially the forest dwellers and nomadic tribes। तो ये माना जाता है कि जो खानाबदोश जनजातियां हैं और वनवासी हैं,
उनकी मदद के लिए इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया था। ड्यू टू हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज, excellent skills, spiritual background in Ayurveda and naturopathy, he was able to dispel and eradicate myths and superstitions prevalent in the tribal communities and brought about reforms in their way of life. तो उनके पास बहुत ही एक अद्भुत शक्ति थी, नॉलेज थी, स्किल्स उनकी बहुत अच्छी थी, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था आयुर्वेद के अंदर, नेचुरोपैथी के अंदर। तो इसके वजह से कई सारे जो मिथक हुआ करते थे, सुपरस्टिशंस हुआ करते थे, यानी कि अंधविश्वास जो हुआ करते थे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर, उनको दूर करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर काम किया है। नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ आ रही है G20 के ऊपर कि G20 इंडिया का प्लेटफॉर्म है फॉर ग्लोबल लीडरशिप। तो सिंपल सी बात है, G20 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997-1998 के दौरान, उस टाइम पे G20 बनकर आया, उभर कर आया। इसको अपग्रेड किया गया टू कन्वीन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर ए ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस अ डेकेड लेटर। पहले 1997-1998 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उस टाइम पे G20 को बनाया गया, लेकिन बाद में उस टाइम पे क्या होता था, सिर्फ देशों के जो गवर्नर्स हुआ करते थे, सेंट्रल बैंक्स के या फाइनेंस मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो मिला करते थे। और जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद से कहा गया कि अब जो अलग अलग देशों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, यानी कि भारत से प्रधानमंत्री हैं, दूसरे राज्यों के राष्ट्रपति होंगे दूसरे कंट्रीज़ के, तो वो भी अब मिलेंगे। और उसके बाद यानी कि 2007-2008 के बाद से जो G20 था उसने एक बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। नेक्स्ट आता है विंडसर फ्रेमवर्क। अब देखिए, एक विंडसर जो है फ्रेमवर्क क्या है उसको समझ लेते हैं। इंग्लैंड से रिलेटेड है, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड से रिलेटेड चीज़ है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। पहले ये इन्फोग्राफिक है, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक नई डील आई है जिससे कि ट्रेड में जो डिसरप्शन है, ट्रेड में, व्यापार में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। 27 फरवरी को यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ने एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन किया है जिसको विंडसर फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। तो किस किसने साइन किया है? यूके और यूरोपियन यूनियन ने, टू रिप्लेस दी कंटेंशियस नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। जिस अभी जब ब्रेक्सिट हुआ, तो ब्रेक्सिट होने के बाद ब्रिटेन ने एक नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जारी किया था, जिसके तहत ये हो रहा था कि नॉर्दर्न आयरलैंड कहने को तो हिस्सा ब्रिटेन का है, यूके का हिस्सा है, लेकिन वो काम लगभग कैसे करेगा जैसे वो यूरोपियन यूनियन में हो, यानी कि आयरलैंड के साथ या पूरे बाकी बचे हुए यूरोप के साथ उसका एक सॉफ्ट बॉर्डर होगा, हार्ड बॉर्डर नहीं होगा वहाँ पे। सॉफ्ट बॉर्डर का मतलब यहाँ पे है कि वहाँ पे जो व्यापार होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, वो आराम से हो सकता है। तो विंडसर फ्रेमवर्क टू रिप्लेस दी कंटेंशियस नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल एंड एंड अ बिटर पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड डिस्प्यूट। कि जो ब्रेक्सिट होने के बाद जब ब्रिटेन एग्जिट हुआ यूरोपियन यूनियन से, तो उसके बाद जो ट्रेड में जो डिस्प्यूट आ रहा था उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, तो ट्रेड बैरियर्स को लोअर कर रहे थे। नॉर्दर्न आयरलैंड जो अब देखिए यहाँ पे एक तो ये स्कॉटलैंड है, ये भी यूके का हिस्सा है, इंग्लैंड ये यूके का हिस्सा है ही, ये वेल्स ये भी यूके का हिस्सा है। अब यहाँ पर ये आयरलैंड जो है ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या है, ग्रीन लेन बना दी गई है। तो ग्रीन लेन ये यूके के गुड्स के लिए है कि ट्रेडर्स जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं सिंगल सर्टिफिकेट पर ट्रक रैदर देन मल्टीपल फॉर्म्स पर लोड। यानी कि पहले तो क्या होता था, अलग अलग फॉर्म्स करते थे, अब सिर्फ एक सिंगल सर्टिफिकेट से काम कर जाएगा। और ये जो रेड है, रेड में क्या है, आयरलैंड है यहाँ पे। तो आयरलैंड अगर देखें तो आयरलैंड में क्या है, ये यूरोपियन यूनियन डेस्टाइन्ड गुड्स हैं, या तो ये रेड लेन के थ्रू जाएंगे, इसमें कि फुल कस्टम प्रोसीजर होगा। फिर नेक्स्ट आता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो ECJ विल कंटिन्यू टू बी द फाइनल आर्बिटर ऑन मैटर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन लॉ अफेक्टिंग नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड के जो भी लॉज होंगे, जहाँ पे भी काम, अगर कुछ डिस्टर्बेंस होगी, कुछ दिक्कत होगी, तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यहाँ पे काम करेगी। फिर आती है स्टॉरमॉन्ट ब्रेक। क्या है, ये एक वीटो पावर दी गई है जो डिसाइड करता है कि वेदर अमेंडेड यूरोपियन यूनियन लॉज विल अप्लाई इन नॉर्दर्न आयरलैंड, कि क्या जो यूरोपियन यूनियन के लॉज अमेंड किए गए हैं ये नॉर्दर्न आयरलैंड में अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। आपको इस तरह ध्यान रखना है कि स्टॉरमॉन्ट ब्रेक ये किस चीज़ से रिलेटेड है, विंडसर फ्रेमवर्क से। विंडसर फ्रेमवर्क किस चीज़ से रिलेटेड है, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के जो बीच में ट्रेड रिलेशंस हैं उसको लेके। इसको 30 मेंबर की ज़रूरत है, 90 मेंबर नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली से, जिससे कि टू स्टॉप एनी न्यू यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट रूल्स। फिर यूरोपियन कमीशन क्या है, ये इंसिस्ट करता है ECJ से, यानी कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस से, कि वो सोल अल्टीमेट आर्बिटर रहे यूरोपियन यूनियन लॉ का और सिंगल मार्केट डिस्प्यूट्स का। फिर टैक्सेशन और स्टेट एड की बात करें तो यूके गवर्नमेंट इज़ टू सेट रूल्स इन एरियाज जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैट लगेगा, स्टेट एड इन नॉर्दर्न आयरलैंड,
उसके बाद फिर एंडिंग प्रोटोकॉल रिस्ट्रिक्शंस, तो मेडिसिन टू बी अवेलेबल थ्रू आउट द यूके नॉट पॉसिबल अंडर ओल्ड प्रोटोकॉल। तो अब मेडिसिन जो हैं पूरी यूके में अवेलेबल हो पाएंगी। प्लांट्स के बारे में बात करें तो बैंड प्लांट्स जो थे जैसे कि सीड पोटैटोज़ और दूसरे प्लांट प्रोडक्ट्स जो थे अब वो नॉर्दर्न आइलैंड्स जा सकते हैं। और पेट्स के ऊपर जो बैरियर लगा हुआ था वो हटा दिया गया है, जो अब नॉर्दर्न आइलैंड में जो पेट्स हैं उनको लेके जाया जा सकता है। तो यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ने एक डील स्ट्रक करी 27 फरवरी को पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड रूल्स के लिए नॉर्दर्न आइलैंड में। इसका व्यू था टू रिमूव द बॉर्डर बिटवीन ब्रिटेन और नॉर्दर्न आइलैंड रनिंग थ्रू द आयरिश सी। फैक्ट ये है कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड रिमेन्ड विद द यूरोपियन यूनियन, आयरलैंड तो यूरोपियन यूनियन के साथ है ब्रेक्सिट के बाद। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं ट्रेड के लिए। अ रिंकल दैट द यूकेज कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आयरनड आउट विद द नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल। एंग्लो इंग्लिश, अगर हम एंग्लो और आयरिश ट्रीटी देखें 1921 की, उसकी वजह से एक आयरिश का फ्री स्टेट बन गया था, आइलैंड काउंटीज कंप्राइजिंग नॉर्दर्न आइलैंड और जो कि एक यूके का पार्ट है। द पॉलिटिकल स्प्लिट जो था आइलैंड में वाज एक्सासरबेटेड बाय ग्रोइंग टेंशंस। 1960s के बाद वहाँ पे टेंशंस हो रही थी और हम पाते भी हैं कि 1997 में फाइनली एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट भी होता है। ओवर द फॉलोइंग 3 decades ऑफ अटैक्स दैट केम टू बी नोन एज द ट्रबल्स, 3500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। डार्क सागा आइलैंड का ख़त्म हुआ 1998 में जब गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन होता है टोनी ब्लेयर के साथ। तो ट्रेड टेंशंस क्यों है वहाँ पे, तो दीज केयरफुली कंस्ट्रक्टेड अरेंजमेंट्स फेस्ड एन इमिनेंट चैलेंज। वहाँ पे एक चैलेंज है यहाँ पे विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ब्रेक्सिट एंड दैट लेड इन 2019 टू द नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल। 2019 में एक नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल भी इस वजह से साइन किया गया, जो अलाउ करता है यूरोपियन यूनियन के कस्टम्स को के रूल्स को टू अप्लाई इन नॉर्दर्न आइलैंड। अब देखिए नॉर्दर्न आइलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, तो वहाँ पर ऐसे रूल्स हम लगवा रहे हैं जिससे कि आयरलैंड के साथ या दूसरे यूरोप के साथ हम क्या कर सकें, वो पूरे यूरोप के साथ हम बाकी के साथ क्या कर सकें, डील कर सकें। तो वो जो रूल्स हैं वो सिर्फ नॉर्दर्न आइलैंड के हिस्से में लगेंगे, बाकी जो स्कॉटलैंड, वेल्स और जो ब्रिटेन का इंग्लैंड का जो हिस्सा है वहाँ पे नहीं लगेंगे। दिस वाज टू अवॉइड अ हार्ड कस्टम्स बॉर्डर बिटवीन नॉर्दर्न आइलैंड एंड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और स्पेशली अंडर द प्रोटोकॉल नॉर्दर्न आइलैंड जो होगा वो फॉर्मली आउटसाइड होगा यूरोपियन यूनियन के सिंगल मार्केट से, येट यूरोपियन यूनियन रूल्स ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कस्टम्स यूनियन वुड कंटिन्यू टू अप्लाई। नेक्स्ट कह रहा है कि किस तरह से ये जो विंडसर फ्रेमवर्क अटेम्प्ट है ये ट्रेड इश्यूज को सॉल्व करेगा। विंडसर फ्रेमवर्क सीक्स टू एड्रेस द अफॉरमेंशन्ड डिसरप्शंस टू ट्रेड बिटवीन नॉर्दर्न आइलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द यूके कॉज्ड बाय द नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल। इट डज सो बाय परमिटिंग फ्री ट्रेड बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइलैंड थ्रू यूज ऑफ ग्रीन रेड लेन्स। तो जो ग्रीन लेन रेड लेन बनी है वहाँ से सामान जाएगा। रेड लेन गुड्स जो है फ्रेमवर्क में उस पर तो पूरे चेक और कंट्रोल होंगे, और जो ग्रीन लेन है उस पर चेक और कंट्रोल ज़्यादा नहीं होंगे। जो प्रोहिबिशन है सर्टेन चिल्ड मीट्स पे जैसे ग्रेट ब्रिटेन से बीइंग सोल्ड इन नॉर्दर्न आइलैंड विल बी रिमूव्ड। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं वो ये होप कर रहे हैं दैट दिस वुड लीड टू ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन नॉर्दर्न आइलैंड। फिर स्टॉर्मॉन्ट ब्रेक, ये एक इमरजेंसी मेजर है जो परमिट करेगा नॉर्दर्न आइलैंड को कि वो डिवॉल्व कर दे गवर्नमेंट को टू क्विकली हॉल्ट न्यू यूरोपियन यूनियन लॉज फ्रॉम बीइंग इम्पोज्ड। नेक्स्ट आता है 2 ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपसेस सेटअप करेंगी गिफ्ट सिटी में। तो एक तो डीकन यूनिवर्सिटी है और एक यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं भारत के गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर अपनी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपना जो कैंपस है उसको सेटअप करेंगे। ट्रिफेड की जो ट्राइब्स इंडिया स्टोर प्रोडक्ट्स हैं टैग्ड विद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो स्कीम चला रखी है सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, इज़ एम्ड एट क्रिएटिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। एक सतत जो रोजगार है वो बनना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे वाइल प्रमोटिंग होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आइडिया क्या है? आइडिया इज़ टू सिलेक्ट ब्रांड एंड प्रमोट 1 प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आता है W20 यानी कि विमेन 20 जो है ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी के लिए है। एक ऑफिशियल एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट ग्रुप है अंडर द G20 विच वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द टर्किश प्रेसिडेंसी इन 2015। जब टर्किश प्रेसिडेंसी थी G20 की 2015 में, उस दौरान ये जो सेटअप है इसको बनाया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर दैट जेंडर कंसिडरेशंस आर मेन स्ट्रीम्ड इनटू G20 डिस्कशंस एंड ट्रांसलेटेड इनटू द G20 लीडर्स डिक्लेरेशन
एज पॉलिसीज़ एंड कमिटमेंट्स दैट फोस्टर जेंडर इक्वालिटी। तो W20 इंडिया जो है वो प्रेसिडेंसी ले रहा है W20 इंडोनेशिया से। 2022 में इंडोनेशिया के पास था, इस बार भारत के पास है। डॉक्टर संध्या पुरेचा जो हैं चेयरपर्सन हैं संगीत नाटक अकेडमी की, वो चेयरमैन रहेंगी W20 की। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आ रही है कि सोशल वेलफेयर को हम कैपिटल मार्केट से अगर जोड़ें, किसके तहत? सोशल स्टॉक एक्सचेंज के तहत। तो 22 फरवरी को जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है भारत का, उसने एक फाइनल अप्रूवल रिसीव करी सेबी से, जिससे कि एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप किया जाना है। तो अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो ये काम करेगा एज अ सेपरेट सेगमेंट, ये अलग से काम करेगा। पहली बात तो विद इन दी एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज, जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि एक सेंसस है और एक निफ्टी है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो इनके तहत ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज काम करेगा, हेल्प करेगा सोशल एंटरप्राइजेस को कि वो पैसे रेस कर सकें पब्लिक से इस मैकेनिज्म के थ्रू। इट वुड सर्व एज अ मीडियम फॉर एंटरप्राइजेस टू सीक फाइनेंस फॉर देयर सोशल इनिशिएटिव्स। तो अलग अलग जो एंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज हैं, वो फाइनेंस सीख कर सकती हैं अपने जो समाज के लिए जो वो इनिशिएटिव्स चला रही हैं, एक्वायर विजिबिलिटी और प्रोवाइड कर सकती हैं इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी अबाउट फंड मोबिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ओनली इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो ऑफर करते हैं किसके द्वारा? फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस के द्वारा अंडर द मेन बोर्ड। और सभी दूसरे केसेस में सिर्फ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ में। कोई भी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस हैं, वो भी अपना यहाँ पे अकाउंट्स यानी बना सकते हैं, रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। तो अब बात आती है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे पैसे रेज कर सकती है। तो NPO कैन रेज मनी, या तो वो इशू करे जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बेसिस पे, और फ्रॉम प्राइवेट प्लेसमेंट, या पब्लिक इशू करे डोनेशंस ले म्यूचुअल फंड से। सेबी हैड अर्लियर रिकॉग्नाइज दैट NPOs यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बाय देयर वेरी नेचर हैव प्राइमेसी और सोशल इम्पैक्ट एंड आर नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग, यानी कि जब वो नॉन प्रॉफिट के लिए बनी है तो सिंपल सी बात है कि रेवेन्यू जनरेट ना करें। There was a need to provide NPO or direct access to securities market for raising funds. Latter provisions of fixed interest या repayment on the funds raised through varied contractual agreement. For profit enterprises जो हैं उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। Before it raises funds through SSE, it must comply with all provisions of the ICDR regulations. फिर आता है कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स की ज़रूरत है। तो सेबी रेगुलेशन स्टेट दैट अ सोशल एंटरप्राइज शुड सबमिट एन एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट। सेबी के रेगुलेशंस ये कहती हैं कि जो भी ये सोशल एंटरप्राइजेज हैं, इन सबको अपनी एक एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट देनी होगी, कि वार्षिक इम्पैक्ट रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने जो काम किया, सोशल काम जो उन्होंने किया समाज के लिए, उसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट रिपोर्ट को फिर ऑडिट किया जाएगा सोशल ऑडिट फर्म के द्वारा, और उसको 90 दिनों के अंदर देना है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर से न्यूज़ है वीट क्राइसिस के ऊपर। अगर हम देखें कि फरवरी के हीट की वजह से हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकती है गेहूं में। तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उत्तरी भारत में, मध्य भारत में, तो इसकी वजह से IMD का कहना ये है, उन्होंने तो मध्य प्रदेश के लिए एडवाइजरी भी जारी करी थी। 17 फरवरी 2023 में जो ICAR का इंडियन इंस्टीट्यूट है वीट और बार्ले रिसर्च का, उसने एक एडवाइजरी जारी की जिससे कि जो फसल हैं उस पर येलो रस्ट डिजीज़ ना आ जाए। ये डिजीज़ कब आती है? जब टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर है जिसके वजह से गर्मी की वजह से गेहूं की उपज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने भी रिजल्ट किया है इन लिटिल टू नो रेनफॉल इन दिसंबर एंड जनवरी। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश बहुत कम हुई है या बिल्कुल ना के बराबर हुई है, जबकि ये जो बारिश थी बहुत ज़रूरी थी कि सेंट्रल का स्टॉक पाइल और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स जो हैं, यानी कि जो गेहूं के दामों में जो महंगाई आ रही है उनको चेक किया जाना चाहिए था। ये कब हो सकता था? अगर दाम कंट्रोल में रहते, लेकिन दाम बढ़ते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसकी पैदावार कम हो रही है। रशिया का कहना यह है कि रशिया से जो हम मिसाइलें खरीद रहे हैं, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, वो सब 2024 के शुरुआती समय में हमें मिल जाएगी। तो डिलीवरी जो है 5 रेजिमेंट्स की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अंडर ए $5.43 बिलियन डील विद रशिया आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द ईयर एंड या अर्ली 2024।
तो हाउएवर अगर हम देखें तो जो इशू है डिलेड पेमेंट्स का एज वेल एज इंश्योरेंस का, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेमेंट में डिले हो रही है, क्योंकि पहले डॉलर्स में पेमेंट कर सकते थे लेकिन रशिया के ऊपर बैन लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम रूबल में ही पे कर पाएंगे, डॉलर्स में पे नहीं कर पाएंगे। एंड री इंश्योरेंस रिमेन मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स delaying deals in the pipeline, an issue that would be in focus during Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's talks with his Indian counterpart एस जयशंकर। तो G20 मिनिस्टर्स मीटिंग में एस जयशंकर से बात कर रहे हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने ये कहा है इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो 5 S-400 रेजिमेंट खरीदेगा जिसकी कीमत होगी करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, और उस टाइम पे जो कन्वर्जन रेट था वो 74 रुपये था और यही रहेगा। अब ये मान लेते हैं इस टाइम पे अगर कन्वर्जन रेट 80 रुपये है तो ये बढ़ेगा नहीं, 74 रुपये था तो 74.2 के हिसाब से ही चलेगा। विद द लूमिंग थ्रेट ऑफ यूएस सैंक्शंस अंडर काटसा, अब देखिए यूएस ने एक एक्ट लाया है काटसा। काटसा का मतलब क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसका मतलब ये था कि अमेरिका का जो एडवर्सरी है यानी कि रशिया, अब रशिया अमेरिका का एडवर्सरी है और उसके साथ अगर कोई भी डील करता है तो उसके ऊपर काटसा एक्ट लगा दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत क्या होगा कि वहाँ उसके साथ डॉलर्स में जो लेन देन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, उससे बातचीत नहीं की जाएगी, डिप्लोमेटिक जो टॉक्स हैं वो नहीं की जाएंगी, तो ये सब चीज़ें दिक्कतें वहाँ पे होंगी। उसके साथ ट्रेड नहीं किया जाएगा, बिजनेस वगैरह नहीं किया जाएगा। तो डॉलर्स में जब वहाँ पेमेंट नहीं होगा तो अब भारत ने इसमें तरीका निकाला है कि हम जो हैं रुपी और रूबल के अंदर हम एक्सचेंज करेंगे। पेमेंट ट्रबल्स कंपाउंडेड आफ्टर रशिया वाज शट आउट ऑफ द ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम फॉर मनी ट्रांसफ़र। तो पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से भी, जो कि इंटरनेशनली पैसा भेजने के लिए उपयोगी होता है, उससे रशिया को बाहर निकाल दिया गया है। तो भारत और रशिया एग्री टू कंडक्ट पेमेंट्स थ्रू दी रूपी रूबल, जो रूपी और रूबल के बीच में जो अरेंजमेंट हुआ है, क्योंकि यूरोज़ में भी पेमेंट करने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। नेक्स्ट आता है भारतीय एयरफोर्स ने एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8th में पार्टिसिपेट किया है। मल्टीलेटरल एक एयर एक्सरसाइज है जो कि यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया यानी कि साउथ कोरिया और यूएसए की जो एयरफोर्सेस हैं वो सब पार्टिसिपेट कर रही हैं एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स आते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव लॉन्च किया है। कहाँ पे? पहली बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद से नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अपने यहाँ होस्ट करने जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी पे, इन्वॉल्विंग ओवर 700 इंटरनेशनल और नेशनल डेलीगेट्स जो 35 देशों को रिप्रेजेंट करेंगे। श्री सर्बानंद सोनोवाल सेलिब्रेट कर रहे हैं उनिंग फेस्टिवल। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनिंग फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। ये अपने नाम में एक स्पिरिचुअल फेस्टिवल है, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन की शुरुआत को ये मार्क करता है और नया साल है किसके लिए? आदि कम्युनिटी के लिए। कलरफुल सियांग उनिंग फेस्टिवल जो कि अपने नाम में एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है आदि कम्युनिटी का, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और नीति आयोग ने नए CEO अपॉइंट किए गए हैं, नीति आयोग में वो कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो गाइज इसी के साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी आपका फीडबैक, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।